तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम जो देखेंगे वो बात करेंगे हम प्रॉपर्टी की ऑफ द सिस्टम। तो जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास में, जो भी सिस्टम होता है उसकी अपनी एक स्टेट होती है। उन स्टेट को जो डिफाइन करने के लिए जिन चीज़ों की हमको जरूरत होती है वही प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की। तो टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम we need some conditions or characteristics these conditions are known as property of that system। तो जो कंडीशंस और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिस्टम की, उनको जो डिफाइन करने के लिए जो चीज़ों की हमको जरूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। हमारे पास में दो टाइप की होती हैं। एक होती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इंटेंसिव एंड सेकंड एक्सटेंसिव। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि मास के ऊपर में, जो सिस्टम का जो मास है उसके ऊपर में डिपेंड नहीं करेंगी, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिस्टम के मास के ऊपर में डिपेंड करेंगी। तो हमको अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखना है। मैं कोई बात करता हूँ, कोई हमारे पास में सिस्टम है, मेरे पास में एक कोई बॉटल है, इसके अंदर में एयर भरी हुई है। दिस इज अ कंटेनर विच इज फिल्ड विथ एयर। अगर मैं इसको बिल्कुल हाफ के अंदर में डिवाइड करता हूँ, इसका ये h है, ये h/2 हुआ, और ये जो हाइट है ये भी h/2 हुई, टोटल हाइट है इसकी h। तो इस सिस्टम का अगर मान लो शुरू के अंदर में प्रेशर P था, तो हाफ करने के बाद में भी जो फर्स्ट हाफ है और ये जो सेकंड हाफ है, इसका जो B जो प्रेशर रहेगा, जो फर्स्ट हाफ है में P फर्स्ट हाफ, फर्स्ट और सेकंड, तो उसका भी जो प्रेशर रहेगा वो P रहेगा, और इसका भी जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, P रहेगा। इसके अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो ये टेम्परेचर T रहेगा, और इसका भी जो टेम्परेचर रहेगा वो T रहेगा। यानी जो ये जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। पर अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, जो इस कंटेनर के अंदर में जो गैस है उसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा, तो वॉल्यूम है, हमारे को पता है कि भाई जो मास है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और जो डेंसिटी है ये भी, जो इस गैस की जो डेंसिटी यहाँ पे रहेगी उसको रो से अगर डिनोट कर रहे हैं, तो इसकी भी जो डेंसिटी रहेगी वो रो रहेगी। यहाँ पे जो रो भी रहेगा वो मास से इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास में जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। तो अब जब मैंने इसको हाफ के अंदर में डिवाइड किया है, तो हमारे पास में जो इसका मास है ये m/2 हो गया है, और इसका भी जो मास है वो क्या हो गया है, m/2 हो गया। m/2 हो गया तो इसके अंदर में कितना हो जाएगा कि ये m/2 है, और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो रो है। तो यानी अगर शुरू के अंदर में जो डेंसिटी वो m/रो थी, तो अब जो डेंसिटी वो कितना है, m/2/रो है। यानी जो अब जो वॉल्यूम हो गया है वो क्या हो जाएगा, v/2 हो गया। यानी जो हमारा जो वॉल्यूम है, जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है, जो हाफ करने के बाद में क्या हो गया, हाफ हो गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, और जो डेंसिटी है सिस्टम की, वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, पर जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, properties which are independent of the mass of the system।
एग्जाम्पल है आपके पास में प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक प्रॉपर्टी are the properties which are calculated on the unit mass of the system. For example, यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है हमारे पास में जिसमें हम जो सिस्टम का जो मास है उसको हम प्रॉपर्टी के अंदर में डिवाइड करेंगे. हमारे पास में एनर्जी है या एंथैल्पी है. एंथैल्पी है आपके पास में, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. और एनर्जी है, ये भी आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. आगे हम देखेंगे कि हम स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हम डिफाइन करेंगे. और उससे पहले भाई हमको ये पता होना चाहिए कि जो एंथैल्पी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एनर्जी भी आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. पर अगर मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करूं, स्पेसिफिक अगर मैं एंथैल्पी को एच से डिनोट कर रहा हूं, एंथैल्पी इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं, तो जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है इसको मैं डिनोट करता हूँ एच, स्मॉल एच से, और ये होता है हमारे पास में एच अपॉन में एम. और एम है मास ऑफ द सिस्टम. जो मास है सिस्टम का, जो मास है उसके ऊपर में ये डिपेंड करेगा. उसके बाद में हम देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Extensive properties, or these are the properties of the system which depend upon the mass of the system. तो अभी एक एग्जांपल तो हमने देखा ही है, और वो है आपके पास में वॉल्यूम का. दूसरा एग्जांपल आपके पास में रहेगा जैसे एनर्जी. उसमें भी आपके पास में क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी. आपके पास में एंथैल्पी, आपके पास में एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी. ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके डिपेंड करेंगे किसके ऊपर में, आपके सिस्टम के मास के ऊपर में. अब हमें जो प्रॉपर्टीज हैं दे रहा है, और some specific points about the properties. तो प्रॉपर्टीज के बारे में जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं मतलब these are, पहला these are state function or point function. दूसरा, they do not depend on the path followed to change the state of the system. They only depend on the end points.
तो ये जो दोनों पॉइंट है हमारे पास में वो दोनों एक ही कंक्लूजन शो करते हैं। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि भाई वो जो सिर्फ स्टेट के ऊपर में डिपेंड करेंगे। आपके पास में कोई भी सिस्टम है, उसका शुरू के अंदर में कोई स्टेट है, मतलब वो किसी के अंदर में स्टेट से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई उसके मतलब हालात कैसे हैं उसके, कि मतलब उसकी तबीयत कैसी है। स्टेट से मतलब उसके सिंपल ये है कि भाई उसके अंदर में क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, उसका क्या वॉल्यूम है। तो इस चीज़ की अगर अपन बात करेंगे तो उस चीज़ के अंदर में अगर रहेंगे तो जो प्रॉपर्टी है किसी भी जो आपके पास में जो सिस्टम है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा आपके पास में क्या रहेगी, स्टेट फंक्शन रहेगी। मतलब अगर मान लो इसके अंदर में जो शुरू में स्टेट फंक्शन का मतलब ये रहेगा, मतलब और जो पॉइंट फंक्शन है कि मतलब ये सिर्फ आपके पास में एंड जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। यहाँ P1 है, बाद में अगर इससे यही जो सिस्टम है इसके अंदर में जो प्रेशर है वो P2 होता है। तो ये P2 किस तरीके से अटेन हुआ है, ये जो प्रेशर है ये P2 किस तरीके से अटेन हुआ है, किस तरीके का पाथ हमने फॉलो किया है उसके ऊपर में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास में क्या हो जाती हैं, आपके पॉइंट फंक्शंस हो जाती है, स्टेट फंक्शंस हो जाती हैं। हमारे पास में कुछ और क्वांटिटीज भी होती हैं या थर्मोडायनेमिक टर्म्स होती हैं जो स्टेट फंक्शंस नहीं होती हैं या पॉइंट फंक्शंस नहीं होती हैं, वो पाथ के ऊपर में डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में हीट है या वर्क है, जो सिस्टम के ऊपर में जो भी वर्क किया जाता है या सिस्टम से हमको जो भी वर्क मिलता है या सिस्टम को जो भी हीट प्रोवाइड कराई जाती है या सिस्टम से जो भी हमको हीट मिलती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर में, जो आपके पास में जो हमने कौन सा पाथ उसके लिए फॉलो किया है। तो पाथ फॉलो करने का मतलब है सपोज हमारे पास में कोई पीवी कर्व है, पीवी कर्व है, यहाँ पे कोई कंडीशन है, यहाँ पे स्टेट है 1, यहाँ पे स्टेट है 2। तो यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे P1 प्रेशर है, T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे V1 वॉल्यूम है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, P2 प्रेशर है, T2 टेम्परेचर है और V2 वॉल्यूम है। तो इस पे अगर मैं P1 P2 के लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा तो मैं किसी भी तरीके से जाऊं वो मेरे को सिर्फ ये सिर्फ एंड पॉइंट्स के ऊपर में डिपेंड करेगा। पर अगर यहीं पे कुछ और हमारे पास में जो थर्मोडायनामिक टर्म्स रहेंगी, जैसे अगर मैं हीट की बात करूं, हीट हम जो बात करते हैं, हीट वो प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो हीट है ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। और सिमिलरली जो आपके पास में वर्क है, आगे हम देखेंगे कि जो पीवी कर्व के अंदर में अंडर के अंदर में जो कर्व रहेगा उसका जो एरिया वो हमको वर्क डन देता है। तो उसी तरीके से हम रहेंगे तो एरिया, तो यानी अगर हम बात करें कि भाई जो एरिया की अगर बात करते हैं तो एरिया हमेशा डिफरेंट रहेगा, वो बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे P ये 1 है, ये यहाँ पे 2 है, अगर मैं इस जगह पे जाता हूँ तो इसके अंदर में जो एरिया है वो दूसरा आएगा, और ये अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ तो इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो दूसरा आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर में जाता हूँ तो इस कर्व के अंदर में जो एरिया है वो दूसरा आएगा। तो हमारे पास में अगर मैं 3 कर्व की बात करता हूँ, अगर मान लो शुरू के अंदर में ये वाला जो पार्ट है ये 1 कर देता हूँ, ये वाला पार्ट 2 कर देता हूँ और ये वाला पार्ट 3 कर देता हूँ, तो इनका जो एरिया है ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। हमको ग्राफ देखने से पता चल जाता है कि भाई तीसरा है वो ज़्यादा है, दूसरा उससे कम रहेगा, पहला उससे ज़्यादा रहेगा। तो जो एरिया है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। तो एरिया किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, किस तरीके से हम कर्व ट्रेस कर रहे हैं, कर्व किसके ऊपर में ट्रेस, कर्व किसके ऊपर में डिपेंड करेगा कि जो पाथ हमने फॉलो किया है। तो उस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं कि जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है, कोई सी भी, ये आपके पास में एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ये सारी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हैं। मतलब ये सिर्फ एंड पॉइंट्स के ऊपर में डिपेंड करेंगे। हम इसे कंक्लूजन के अंदर में एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वो है हमारे पास में एंथैल्पी। हम बात करते हैं एंथैल्पी की। अभी हम जो एंथैल्पी है उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। तो जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है H=U+PV। मतलब ये है किसका समीशन है, एक तो इंटरनल एनर्जी का और जो आपके पास में जो सिस्टम का जो प्रेशर है और जो उसका वॉल्यूम है उसके प्रोडक्ट का समीशन है। आपके पास में ये आपके पास में इंटरनल एनर्जी है और ये आपके पास में प्रेशर है और ये आपके पास में वॉल्यूम है। तो सपोज करेंगे भी मैं एक सिस्टम आपके पास में अज्यूम करता हूं, उसके जो स्टेट 1 है, उसके जो कंडीशंस 1 है, स्टेट 1 है
और स्टेट 2 है। स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, उसके अंदर में उसके पास में क्या रहेगा कि भाई उसकी जो इंटरनल एनर्जी U1 है, उसकी जो प्रेशर है उसका और उसकी जो एंथैल्पी H1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है, प्रेशर है वो P, और जो आपके पास में वॉल्यूम है वो V1 है। अगर स्टेट 2 के अंदर में वो सिस्टम मारा जाता है, उसकी जो एंथैल्पी है वो H2 है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो U2 है, उसका जो प्रेशर है वो P है, और जो उसका वॉल्यूम है वो V2 है। इसका एक केस के अंदर में हमने प्रेशर को कांस्टेंट माना है। तो हमारे पास में क्या रहेगा कि अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं, हमारे पास में एक चीज हमको ये भी ध्यान रखनी है कि जो भी आपके पास में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके पास में एंथैल्पीज हैं और जो आपके पास में इंटरनल एनर्जी है, उसके अंदर में हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं उनका डिफरेंस। तो हम जो कैलकुलेट करते हैं मतलब डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं या डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं, या तो डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं या डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमको चेंज जो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एच इज टू यू प्लस पी वी की अगर बात करूंगा तो मेरे पास में क्या रहेगा कि फाइनल माइनस इनिशियल फॉर चेंज। अगर मेरे को चेंज कैलकुलेट करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा H2 माइनस H1, और जो H2 है मेरे पास में वो है आपके पास में क्या U2 प्लस PV2, और जो H1 है उसकी वैल्यू है मेरे पास में U1 प्लस PV1। यानी जो मेरे पास में H2 माइनस H1 की जो वैल्यू आई मेरे पास में क्या है U2 माइनस U1 प्लस का PV2 माइनस PV1। तो जो ये वैल्यू जो आएगी मेरे पास में उसको मैं डिनोट कर सकता हूँ किससे, डेल्टा U प्लस का P डेल्टा V। हमको ये बात ध्यान रखनी है कि इस वाले जो कंडीशन है उसके अंदर में हमने बात करी है किसकी, कांस्टेंट प्रेशर की, यानी एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये देखेंगे कि भाई जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में जो हीट जो एनर्जी जो दी जाती है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आ जाती है, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में जो एनर्जी दी जाती है, हीट दी जाती है, वो आपकी इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाती है। ये हम बात के अंदर में देखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम प्रेशर को हमेशा कांस्टेंट ही रखेंगे। अगर सपोज हम ये बात करते हैं कि जो प्रेशर है वो भी वेरिएबल है, हमारे पास में जो प्रेशर है वो भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल प्रेशर के अंदर हमको क्या करना है, तो जो प्रेशर है उसको भी फिक्स नहीं रखेंगे। तो किस तरीके से, आपके पास में जो स्टेट 1 है, स्टेट आपके पास में 1 है और आपके पास में क्या है, स्टेट आपके पास में 2 है। स्टेट 1 में आपके पास में एंथैल्पी H1 है, यहाँ पे U1 है, और आपके पास में प्रेशर P1 और यहाँ पे V1। इस बार हमने प्रेशर है उसको क्या माने हैं, वेरिएबल माने हैं। तो आपके पास में यहाँ पे H2 है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U2 है, और यहाँ पे प्रेशर है वो P2 है, और जो वॉल्यूम है वो V2 है। तो अब हम चेंज इन एंथैल्पी, तो वही फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, तो हमारे पास में क्या रहेगा H2 माइनस में H1, और जो हमारे पास में जो H2 की वैल्यू है वो है हमारे पास में U2 प्लस का P2 V2 एंड माइनस का U1 प्लस P1 V1। अब इसके अंदर में जो हमारे पास में आएगा, यानी H2 माइनस H1 को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा H के बराबर, तो ये डेल्टा H आएगा हमारे पास में, यानी डेल्टा H है ये बराबर है हमारे पास में डेल्टा U, क्योंकि ये जो चेंज आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, U2 माइनस U1 प्लस का P2 V2 माइनस का P1 V1। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि डेल्टा H है इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस का डेल्टा PV, अगर प्रेशर के अंदर में भी चेंज है तो। अगर प्रेशर के अंदर में चेंज नहीं है तो इसी डेल्टा PV को मैं किस फॉर्म के अंदर में लिख सकता हूँ, P डेल्टा V। तो ये तो बात है जब हमको कंडीशंस दे रखी है। पर अगर हम केमिस्ट्री के अंदर में बात कर रहे हैं, किसके अंदर में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर में जब हम बात करते हैं तो हमको जनरली जो डील करना होता है वो डील करना होता है रिएक्शंस से डील करना होता है। तो रिएक्शन से अगर डील करना होता है तो एंथैल्पी calculation for the chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमारे पास में आएगा, अगर मैं यही बात करूं कि डेल्टा H है, डेल्टा H इज इक्वल टू आपके पास में है डेल्टा U प्लस का P डेल्टा V।
तो पी डेल्टा वी है। अगर हम ये बात करते हैं कि भाई आपके पास में जो ज़्यादातर जो रिएक्शंस रहती हैं वो आपके पास में किसके फॉर्म के अंदर रहती है, गैसियस फॉर्म के अंदर में रहेंगी या किसी फॉर्म के अंदर में रहेंगी। तो अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर में आपके पास में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हम ये जूम करके चलेंगे कि भाई पी वी इज टू एन आर टी है, तो पी वी इज टू जो पी डेल्टा वी है इसके अंदर में कि भाई जो आपका जो रिएक्शन है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में हो रही है। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा पी डेल्टा वी, अगर मैं इसके अंदर में करूंगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा एन है। तो यहाँ पे जो फाइनल के अगर बात करें टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है, प्रेशर भी आपका कांस्टेंट है। तो आपके पास में जो चेंज हो रहा है उसके अंदर में क्या चेंज हो रहा है, हमने जो रिएक्शंस देखी है उसके अंदर में प्रोडक्ट के कुछ मोल रहते हैं आपके पास में और आपके पास में रिएक्टेंट के कुछ मोल रहते हैं। यानी आपके पास में जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है मोल किसके, तो यही जो चेंज आएगा तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है वो कितना डेल्टा एन जी आर टी क्या आता है पी डेल्टा वी इज टू डेल्टा एन जी आर टी। तो हम क्या कर लेते हैं डेल्टा एच इज टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। और यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी है आपके पास में प्रोडक्ट गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इस तरीके से आएगा हमारे पास में। तो अगर हमारे पास में कोई भी केमिकल रिएक्शंस दे रखी है और उसका हमको एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है तो उसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो आएगा हमारे पास में गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अगर मान लो इसके अंदर में हमको एक क्वेश्चन देखना है तो एक आपके आईआईटी मेंस के अंदर में 2019 के अंदर में क्वेश्चन आया था कि अगर हेप्टेन है और उसको हमने हेप्टेन तो इसका फॉर्मूला है आपके पास में, क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ हेप्टेन है, क्वेश्चन 1 मोल ऑफ हेप्टेन is completely burned, then the value of delta H minus delta U। तो हमको इसका जो डेल्टा H माइनस डेल्टा U है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। डेल्टा H माइनस डेल्टा U की अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको क्या करना है कि हमको पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। हमारे पास में जो हेप्टेन है, हेप्टेन उसका जो फॉर्मूला हमारे पास में कितना C7H10। ठीक है, एल्केन है, अगर आप करोगे तो आपके CnH2n प्लस 2 से जाओगे आप, तो आपके आपके पास किससे जाओगे, आप जाओगे CnH2n प्लस 2 से जाओगे तो आपके पास में जो आएगा वो क्या आएगा कि C7 और H14 प्लस 2, तो आपके पास में कितना आ जाएगा C7H16। ये आपके पास में फॉर्मूला आएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा C7H16 प्लस का O2 और आपके पास में क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। अगर CO2 और H2 बनेगा तो हमको पहले तो केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8H2, 7 CO2 तो यहाँ पे 7। अब हमें जो यहाँ गैस के अंदर में फॉर्म के अंदर में क्या है ऑक्सीजन है, CO2 जो निकलेगा वो किसके अंदर फॉर्म में निकलेगा, आपके गैसियस फॉर्म के अंदर में निकलेगा। तो आपके पास में हमको जो मोल्स, अब जो हमको जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, ऑक्सीजन का फाइंड करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास में 7 × 2 14 है और यहाँ पे कितना है 8 है, यानी 22 हुआ, यानी यहाँ पे जो आया आपके पास में कितना आया 11 है। अब हमारे पास को पता है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है और उसके लिए हमारे पास में डेल्टा H माइनस का जो डेल्टा U है वो किसके बराबर है, डेल्टा NgRT के बराबर है। और जो डेल्टा Ng है वो हमारे पास में क्या है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जो गैसियस मोल्स हैं वो कितने हैं हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड है टोटल, तो उसके जो गैसियस मोल्स हमारे पास में 7 हैं और जो यहाँ पे जो गैसियस फॉर्म के अंदर में जो आ रहा है उसके अंदर में जो मोल्स आ रहे हैं उसके वो कितने हैं 11 हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में जो आएगा वो -4 आएगा।
तो जो डेल्टा एन जी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -4 आ गई। तो हमारे पास में जो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की जो वैल्यू आई वो आई -4RT। तो इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस टॉपिक एंड फॉर योर टाइम।